हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का लास्ट चैप्टर होने वाला है ना। और इसका नाम होता है ट्रांसफार्मर, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कैसा फेवरेट टॉपिक होता है, ट्रांसफार्मर, है ना, जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। एंड इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, मैं सभी एमसीक्यूज़ को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। अगर आप कहेंगे ना फेवरेट जो सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा हो सकता है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको ट्रांसफार्मर ही बताऊंगा, क्योंकि इससे कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, ट्रांसफार्मर टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि इससे आपके जो है 10 से 12 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। तो क्यों ना हम इसे अच्छे से पढ़ लें। बाकी आपको मैंने बता दिया, ये हमारे जो है लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का। एंड इसके बाद मैं आपको WCS की क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसा कि आपने कहा था कि WCS की क्लासेस लाइए, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो इस डिमांड को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है, इसके बाद आपको WCS की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो आपको करना क्या है, इस चैनल से जुड़ जाना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, है ना। और जैसा कि आप जानते हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो आप कैसे देख पाएंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आपको करना क्या है, वहाँ पर जाना है और प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख डालना है। क्योंकि मैंने जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी है ना, एम्प्लॉयबिलिटी में मैंने आपको लगभग 12 से 13 क्लासेस दी हैं, है ना। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको लगभग 8 से 9 क्लासेस दी हैं। अगर आप इन क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से पूरे नंबर आएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो चलिए दोस्तों, बातें हो गई बहुत। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि हमारा है मेन टॉपिक ट्रांसफार्मर, है ना, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और को क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है ना। तो कौन सा इस्पात हम चुनते हैं कोर निर्माण के लिए, है ना। कोर आपको बनानी है, जो ट्रांसफार्मर की कोर तो आप जानते होंगे ना, तो आपने थ्योरी क्लास में पढ़ रखा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए, है ना। आपने थ्योरी क्लासेस को पढ़ा होगा, और आपने अच्छे से जो है थ्योरी क्लासेस को पढ़ा होगा। तो मैंने भी आपको थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड की हैं, है ना। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थ्योरी क्लासेस पढ़ें। आपका एग्ज़ाम लगभग 1 से 2 दिन बचे हैं, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना है। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोर निर्माण के लिए हम कौन सा इस्पात चुनते हैं, यानी कि हम कोर किससे बनाते हैं। तो आप अच्छे से जानते हो, हम जो है उच्च चुंबकशीलता, है ना, और निम्न हेस्टेटिस क्षति को रखते हैं। यानी कि जो चुंबकशीलता है उसे हाई रखते हैं, और हिस्टेसिस क्या होता है, एक लॉस होता है ना, उसे कम से कम रखने के लिए हम करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक वाइंडिंग की धारा IP, है ना, IP होती है, कैसी होती है ये आपको बताना है। तो ये जो है वोल्टेज EP से 90 डिग्री पिछड़ जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है सदैव कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। यह एक जो है उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस चैप्टर में आपके 100+ MCQs हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्टली लेना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता मैं, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े लेक्चर्स को देखें, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊं। क्योंकि अभी आपने जो है सारी चीज़ों को पढ़ रखा है, और अभी मैं अगर एक एक क्वेश्चन पर आपको 4 से 5 मिनट लगाऊंगा तो आप बोर होने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा फास्टली चल रहे हैं, आपको क्वेश्चन आते होंगे। करना क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको आंसर बताना है ना। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोग में आने वाला पदार्थ है, तो वो कौन सा पदार्थ है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन इस्पात, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करेगा ये हमें बताना है। तो ये जो है लपेट की संख्या पर निर्भर करता है। लपेट का मतलब क्या होता है, जो आपने इस तरह से आपका ट्रांसफार्मर होता है ना,
यहाँ पर आपने इस तरह से वाइंडिंग की होती है, यहाँ पर आपने वाइंडिंग की होती है। तो ये लपेट है ना, जो घुमाव होते हैं, इनकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो लपेटें हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न्स हैं, उनको दोगुना कर दिया जाए और साथ ही प्राइमरी वाइंडिंग जो वोल्टेज है उसे आधा कर दिया जाए, तो सेकेंडरी वोल्टता कितनी होगी, ये आपको बताना है। हम कर क्या रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स को 2x कर रहे हैं, यानी कि दोगुना कर रहे हैं, है ना। और साथ ही में हम जो है प्राइमरी वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो इसका आप राइट आंसर बता ही पा रहे होंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, पूर्ववत रहेगी, है ना, पहले जैसा ही रहेगी। क्यों, क्योंकि देखिए आप जो है प्राइमरी वाइंडिंग को तो आधा कर रहे हो और इसको जो है डबल कर रहे हो, तो बात तो वही रह रही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है ना। जो एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर अपनी आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके निर्माण में परिवर्तित किया जाता है, तो ये आपको बताना है। किसके निर्माण नहीं है, परिमाण है ना। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम किसके परिमाण में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, वोल्टेज का, है ना। वोल्टेज के परिमाण को परिवर्तित कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर जो आपके काफ़ी तरह के होते हैं ना, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा कि आप जानते हो 7 आधारों पर इसे वर्गीकृत किया गया है ना। तो ट्रांसफार्मर वाली मैंने एक अलग से ही वीडियो आपको दे दी है, जिसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर की मोटी मोटी पूरी जानकारी आपको दे दी है ना, जिससे कि आप ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छी नॉलेज ले पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमसे कह रहा है, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता जो होती है उसको संतुलित करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, EMF, इसके द्वारा ही संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की अतितापन के लिए क्या कारण हो सकता है ना। जो ट्रांसफार्मर है उसके अतितापन के लिए क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण हो सकता है अतिभार, है ना। जो अत्यधिक अतिभार, आप ज़्यादा से बहुत ज़्यादा लोड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अतितापन, है ना, वो गर्म होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, आदर्श ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन, दो वाइंडिंग, है ना, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड यानी उत्पादन साइड के रूप में किया जाता है ना, साइड के रूप में किया जाता है। तो किस साइड के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड में किया जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह होता है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। इसकी परिभाषा तो आप जानते होंगे ना। तो कह रहा है कि परिभाषा के अनुसार क्या होता है, अपचायक ट्रांसफार्मर, है ना। अपचायक और एक उपचायक होता है ना। तो अपचायक मतलब स्टेप डाउन की बात कर रहा है, तो उसमें जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है ना। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है भैया, प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेट होती है, बिल्कुल सही, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप डाउन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, कोर है, इस पर जो है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा लपेट होंगी, सेकेंडरी में कम होंगी, तभी तो वो स्टेप डाउन बनेगा ना। तो अपचायक उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी अपेक्षा में कम लपेट होंगी, है ना, सेकेंडरी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी कोर प्रायः किसकी होती है, इसमें आपको बताना है ना, इसमें कोर कौन सी प्रकार होती है। तो इसका राइट आंसर बताएं तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ई और आई प्रकार के कोर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब आपने ट्रांसफार्मर बचपन में खेले होंगे ट्रांसफार्मर से, है ना, आपने ट्रांसफार्मर खोला होगा तो उसमें ई निकलती है ना, और आई निकलती है ना, आई और ई निकलती है। तो उससे ही जो है उन कोर्स को मिला मिलाकर हम जो है एक ट्रांसफार्मर बना देते हैं, है ना। तो आपने ये किया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है उच्च आवृत्तियों पर MHz रेंज में कार्य करने हेतु अभिकल्पित
ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है हम वायु कोर जो आपकी क्या होती है, वायु कोर इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज होती है तो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kVA 220 वोल्ट 200 अपॉन में लगा है 120 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में करंट की आपको गणना करनी है। तो इसमें कितना करंट बहेगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसे आप जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो फिलहाल में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका राइट आंसर जाएगा, है ना। तो इसे सॉल्व जरूर करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए, है ना, ओपन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो प्रदान करेगा, तो वह क्या प्रदान करेगा, ये आपको बताना है। तो वह हमें क्या प्रदान करेगा, 58% शक्ति प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है। 3 फेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है। कितनी प्राइमरी वाइंडिंग होंगी 3 फेज में, है ना। ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है भाई, 3 फेज है तो उसमें कितनी वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पर जो है मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 फेज है तो 3 वाइंडिंग होगी प्राइमरी में और सेकेंडरी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर किस में प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इनका जो हम इस्तेमाल है ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑटो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उन्हें हम ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब प्राइमरी तथा सेकेंडरी जो वोल्टेज है एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो तो उस ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, है ना। जब प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज दोनों एक ही वाइंडिंग से प्रयोग हम प्राप्त हो रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहेंगे, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर कैसा है ना। इसे आपको देखना है, ये आपका कैसा ट्रांसफार्मर है। तो इसे आपको देखने से ही पता लग रहा होगा ये क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर तो है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर है, लेकिन कैसा ऑटो ट्रांसफार्मर है ये आपको बताना है। ये हमारा जो है अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, यानी स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसे आपको ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग है ना। ये आपको बताना है कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है। तो वो हमारा टोंग टेस्टर होता है। क्या होता है, टोंग टेस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर कैसा है, ये आपको बताना है। ये आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो, तो इस ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, इसे हम क्या कहते हैं, सीटी धारा ट्रांसफार्मर, है ना। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, जिसे हिंदी में धारा ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे हम पीटी कहते हैं, ना। कह रहा है कि पीटी ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो पीटी का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो पीटी का हम इस्तेमाल करते हैं यंत्रों और रिले में, है ना। रिले और यंत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विभव ट्रांसफार्मर, यानी इसको भी क्या कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, है ना। पीटी कह रहा है, इससे जो है वोल्ट मीटर को विसंयोजित करते समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपसे कह रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है विभव ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को इंसुलेटेड करना, है ना, ये आपको जो है सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर के साथ साथ प्रयुक्त ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर कहलाता है। विभव ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वोल्टेज है, इसकी मानक रेटिंग कितनी होती है भैया, तो इसकी जो मानक रेटिंग है ना, वो हमारी होती है 110 वोल्ट। कितनी होती है, 110 वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज
थ्री फेज विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की श्रेणी में मान होंगे तो कितना मान होगा ये आपको बताना है। तो इसका मान होता है भैया 230 वोल्ट से 400 वोल्ट, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर में कोर लॉस के, है ना, कोर के निकट वाली वाइंडिंग क्या कहलाएगी। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसमें कोर के निकट वाली एक वाइंडिंग होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे निम्न वोल्टेज वाइंडिंग। क्या कहेंगे, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया वितरण कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर की जो सामान्यतः शीतलन विधि होती है उसका प्रयोग किया जाता है ना, उसकी शीतलन विधि की प्रयोग किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, इसका जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। तेल शीतलन विधि में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्यतः जो शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, वितरण ट्रांसफार्मर, है ना। वितरण ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, इसमें मिस्टेक्स करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि देखिए जो लघु वितरण ट्रांसफार्मर होता है ना इसमें अधिक धारा सुरक्षा भी होती है ना, बुकोज रिले भी होती है, प्रेशर रिलीज वाल्व भी होता है ना। तो ये सभी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 33 नंबर वितरण ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, कह रहा है कि इनको जो है इस प्रकार अभिकल्पित यानी डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें जो है लोहा क्षति यानी आयरन लॉस न्यूनतम रहे, क्योंकि इसका रीज़न आपको बताना है ऐसा क्यों, है ना। तो इसका रीज़न होता है भैया ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है ना, जो कुंडलन से 24 घंटे जो उत्तेजित रहती है, यानी कि 24 घंटे उसका क्या है काम रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये कभी ऑफ कर देंगे, ये ऑन ही रहता है ना। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर ट्रांसफार्मर के जो ब्रीदर होता है उसमें प्रयुक्त रसायन क्या होता है। ब्रीदर होता है आपके ट्रांसफार्मर में, आपने पढ़ा होगा। तो कह रहा है कि ब्रीदर में हम कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग में लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो ये सिलिका जेल का हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीदर में, और ये काम क्या करता है, ये जो है नमी को मॉइस्चर को रोकता है ना, ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर को जाने से रोकता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है, ध्यान रखेंगे नीला होता है। और उपयोग के बाद, है ना, उपयोग के बाद इसका रंग कैसा हो जाता है। मान लीजिए इसने जो है नमी को रोक लिया है ना, अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका जो है रंग कैसा हो जाएगा, है ना। तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही, हल्का जो है हल्का गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हल्का गुलाबी हो जाता है, यानी श्वेत भी हो जाता है ना, श्वेत मतलब सफ़ेद भी हो जाता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है। भैया मैंने अभी आपको बताया जो आपका ब्रीदर है वो क्या काम करता है। ब्रीदर क्या काम करता है, टैंक में नमी के प्रवाह को पकड़ के रखता है ना, यानी कि टैंक में नमी को जाने से रोकता है ना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने बेसिक ट्रांसफार्मर क्लास दी थी ना उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं आपसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला जो ताज़ा सिलिका जेल होता है उसका रंग कैसा होता है। देखिए क्वेश्चन यहीं पर बन गया। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका ताज़ा यानी फ्रेश जो आपका सिलिका जेल होगा उसका रंग कैसा होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कैसा होता है, कैसा होता है, नीला होता है ना, नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है ना। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होगा, जो ड्राई सिलिका जेल होगा है ना उसका कलर कैसा होगा, तो वो आपको बताना है। तो इसका जो है सफ़ेद हल्का गुलाबी होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शुष्क की बात हो रही है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रेश सिलिका जेल होगा तो वो नीला होता है, और शुष्क सिलिका जेल का कैसा होता है, श्वेत या हल्का जो गुलाबी होता है ना। और जो आपका ब्रीदर में इस्तेमाल हो रहा है जो मैंने आपको फ्रेश वाला बताया, ये उपयोग के बाद इसका कलर हो जाता है श्वेत और हल्का गुलाबी। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। देखिए वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है ना। तो आप जानते हो कैसा हो जाता है, देखिए गुलाबी इसमें दिया नहीं है ना, और यहाँ पर जो है
श्वेत भी नहीं दिया है ना। ये जो है यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे नीला नहीं होगा। नीला तो सोखने के पहले रहता है ना, सोखने के बाद बोल रहा है, तो यहाँ पर श्वेत या फिर हल्का गुलाबी ऑप्शन में होना चाहिए, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बुकेज रिले का उपयोग किया जाता है। तो बुकेज रिले का उपयोग हम क्यों करते हैं, आप ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर बता पा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बिल्कुल सही, तेल शीतलन ट्रांसफार्मर है ना। बुकेज रिले जो है तेल शीतलन ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित सेकेंडरी वोल्टता सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा में संयुक्त किया जाएगा। तो परिपथ की आपको अवस्था बतानी है कि अवस्था को क्या कहते हैं, है ना। इस अवस्था को क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर की, तो इसे हम अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अनुनाद। ओके, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 41 नंबर, टैप्ड ट्रांसफार्मर वह होता है जिसमें टैप्ड ट्रांसफार्मर, आपने सुना होगा टैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में, है ना। तो टैप्ड ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टता समायोजन के लिए सेकेंडरी जो कुंडलन होता है ना, जो इस तरह से लपेटे बनाते हैं हम, कह रहा है इनमें से कोई मध्य सिरा निकाल दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टैप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं ना, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये जो आपको मार्केट में ना 12-0-12 इस तरह से मिलेगा, है ना, 5-0-5 इस तरह से इसका नाम होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए प्राइमरी में आपके 2 टर्मिनल होंगे, है ना, 2 आपके वायर निकले होंगे जो कि इनपुट देने के लिए होंगे। आउटपुट में आप देखेंगे ना तो आपको 3 वायर मिलेंगे। 3 वायर कौन से, एक 12 का, एक 0 का और एक 12 का। 0 वाला जो होता है ना, यही हम जो है ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग करते हैं इसमें बीच में से टेप मार कर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही रखी हैं। ये जब मैंने आपको ट्रांसफार्मर की वाली वीडियो दी थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, है ना, रेक्टिफायर पढ़ाया था, तब मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो वो किस पर निर्भर करेगा, ट्रांसफार्मर की हर एक कॉइल में, है ना, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, है ना। तो कह रहा है कि उसमें ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है भैया, तो ईएमएफ हमारा जो है आवृत्ति, लपेट संख्या और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तैयारी हो रखी है ना, इसी तरह से आपको आंसर फोड़ना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। हम ट्रांसफार्मर में तेल इस्तेमाल करते हो आप जानते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर के टैंक में कौन सा ऑयल भरा जाता है, तो आप जानते होंगे नेफ्था ऑयल भरा जाता है। तो कह रहा है कि कोई भी हम तेल सिंथेटिक तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ सिलिका जेल का ही इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ट्रांसफार्मर के टैंक में सिर्फ नेफ्था ऑयल ही भरें, सिंथेटिक तेल भी भरे जाते हैं। तो कह रहा है कि हम तेल भरते क्यों हैं ना, उसमें उपयोग क्यों करते हैं, तेल का उपयोग हम क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो हम जो है इंसुलेशन और शीतलन के लिए करते हैं, है ना, इंसुलेशन भी बनी रहे और शीतलन जो ठंडी रहे, आपकी कॉइल जो है वो ठंडी रहे, इसलिए हम जो क्या करते हैं तेल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा काम हमारा ईडी करंट उत्पन्न ना हो इसलिए करते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में ज़रा सा स्पेस भी बन गया ना तो वहाँ पर ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए भी इसका काम होता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम जो है तेल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन जो है प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला इसके तेल की क्षमता जो है ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 500 kVA। 500 kVA का जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसमें प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के लिए करते हैं, तो 500 kVA आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 100 kVA तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन सी एक विधि अपनाई जाती है ना, कौन सी एक विधि अपनाई जाती है। और ट्रांसफार्मर कौन सा है भैया, 100 kVA है ना, 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। तो इसको जो हमें ठंडा करना है तो हम किस विधि को अपनाएंगे ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, इसमें जो हम हवा विस्फोट शीतलन विधि अपनाते हैं, है ना, ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। शीतलन विधि जो है तेल वाली तो नहीं है ना, इसमें विस्फोट और ये जो क्या कह रहा है शीतलन विधि, है ना, हवा से नहीं करते, जो हवा विस्फोट शीतलन विधि है ना इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46 नंबर, 10 MVA ट्रांसफार्मर के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे, ये आपको बताना है ना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल प्राकृतिक, वायु प्राकृतिक, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेकेंडरी जो साइड होती है इसमें एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होती है, ये आपको बताना है ना। एक ईएमएफ जो होता है उसकी समीकरण क्या होती है? तो इसकी समीकरण तो आप जानते होंगे, है ना। इसकी समीकरण आप जानते होंगे, आपने पढ़ी होगी, 4.44 Fn/m वोल्ट, है ना। यही आपकी क्या हो जाएगी? समीकरण हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात को निर्धारित करने के लिए जो प्रयुक्त सूत्र है वो कौन सा सूत्र है, ये आपको बताना है ना। तो सूत्र आपने ये पढ़ रखा होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। K बराबर NS/NP बराबर ES/EP बराबर IP/IS, है ना। यही आपका क्या है? फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पूछेगा या फॉर्मूला नहीं पूछेगा तो न्यूमेरिकल वहाँ पर डेफिनेटली देगा ही देगा, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर जो चक्करों की संख्या है वो 6 है ना। प्राथमिक व सेकेंडरी वोल्टेज में क्रमशः जो है 240 वोल्ट और 32 वोल्ट है। प्राथमिक व सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्करों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। और ये क्या है भैया? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। न्यूमेरिकल पूछेगा या फिर फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा जरूर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1440 चक्कर और 192 चक्कर, है ना। अब ये कैसे आया वो आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट करने का पहली बात स्पेस नहीं है और दूसरी बात वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में कवर करना चाहता हूँ। इस वजह से ये आपका SW में है ना। इसे आप सॉल्व करिएगा, यही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संप्रेरण लाइनों के सब स्टेशन के सिरे के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर्स में किस प्रकार का संयोजन उपयोग किया जाता है ना। ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हम जो है स्टार डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं ना, स्टार डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में संयोजन की भिन्न भिन्न विधियाँ संभव हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का जो है संयोजन होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा तो कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेल्टा स्टार का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डेल्टा स्टार, डेल्टा हमारा क्या होता है? ट्रांसफार्मर की इनपुट में डेल्टा आएगा। डेल्टा का मतलब 3 फेज है तो 3 वायर आएंगे। आउटपुट में 4 निकलते हैं। 4 का मतलब एक RYB 3 फेज होगा और एक न्यूट्रल हो गया ना। तो ये आपका डेल्टा स्टार होता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह अधिकतम भार क्या है जिस पर एक खुला डेल्टा ट्रांसफार्मर सुरक्षापूर्वक भार के लिए आपूर्ति बनाए रख सकता है ना। तो वो आपको बताना है कितने % इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे बिल्कुल करेक्ट है, 58% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि मिलान टाइप है, और मिलान टाइप क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ध्यान रखेंगे मिलान टाइप क्वेश्चन में क्या होता है। काफ़ी आसान है, मैंने आपको ट्रिक बताई है। अगर आप मैक्सिमम 2 मैचिंग कर पा रहे हो ना, 4 आती हैं, है ना, 4 को आपको मिलाना है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम 2 मैचिंग कर पा रहे हो, है ना, कभी कभी तो 1 से भी कर सकते हैं। अब इसको मैं 1 से करके दिखाऊंगा ट्रिक से, है ना। मान लीजिए आप जो आपके पास ये मैचिंग आई, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक भी मैचिंग ना कर पाए, है ना। एक ना एक मैचिंग तो कर ही लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एक मैचिंग कर दीजिए बस, चाहे वो बी की कर दीजिए, सी की, है ना, या डी की। तो आपको करना क्या है, चलिए एक ही हम बात करते हैं, एक ही मैचिंग किससे होगी, है ना। तो ए में हमारा क्या लिखा है? तो ए में हमारा लिखा है स्टार स्टार संयोजन। तो स्टार स्टार संयोजन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो ये हम जो है उच्च वोल्टता और उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर्स में उपयोग करते हैं, बिल्कुल। तो ए का हमें कौन सा मिल गया? तीसरा, है ना। ए का हमें कौन सा मिल गया? तीसरा। बस ए का तीसरा मिल गया। अब आप इसका राइट आंसर तक पहुंचेंगे कैसे? अब ए का तीसरा जिन जिन ऑप्शंस में है उसे रोक के चलेंगे, जिन ऑप्शंस में नहीं है उसे एलिमिनेट कर देंगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए ए का पहला दिखा रहा है ना, जो कि गलत है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ए का चौथा दिखा रहा है जो कि गलत है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए का दूसरा दिखा रहा है, ये भी गलत है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। ए का तीसरा, यहाँ पर आपको ए का तीसरा मिल रहा है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। कभी कभी क्या होता है, ए का तीसरा इसमें भी दिया है, तो कभी कभी क्या होता है इसमें भी ए का तीसरा दे देगा, तो ऐसे में जो है कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए आपको कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मैचिंग तो करेंगे। 2 मैचिंग इसलिए, अगर यहाँ पर भी ए का तीसरा देता है तो हम बी वाले को चेक करते, है ना, बी वाले को चेक करते, फिर इससे एलिमिनेशन लगाते। तो ये आपकी जो है एक ट्रिक हो जाती है। क्या हो जाती है? एक ट्रिक हो जाती है, स्मार्ट ट्रिक, जिससे आपका कम टाइम में राइट आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही ट्रिक है। आप आगे का मिला करके भी देख सकते हो। जैसे ए का तीसरा है ना,
स्टार डेल्टा संयोजन कहाँ पर करते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वोल्ट तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स के लिए करते हैं ना। तो जो आपका बी है वो चौथे से मिल जाएगा, है ना, बी आपका चौथे से मिल जाएगा। डेल्टा डेल्टा संयोजन का इस्तेमाल करते हैं निम्न वोल्टता और उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं। तो सी का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बचा एक, डेल्टा स्टार संयोजन का विद्युत वितरण कार्य के लिए करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है स्क्वाट संयोजन स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है। जो स्क्वाट संयोजन होता है इसका जो है स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो किस में इसका स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाएगा, तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी के तरफ जा रहे हैं करेक्ट है। 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में स्थानांतरण करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 55 नंबर, यदि दो ट्रांसफार्मर की वोल्टता निष्पत्ति जो P/ES है भिन्न हो एवं उनका जो समांतर क्रम में प्रचालन है वो वंचित हो, तो ये क्या करेंगे, ये आपको बताना है ना। तो ये क्या करेंगे, बिल्कुल सही, ये कार्य ही नहीं करेंगे, है ना, ये दोनों कार्य ही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भाई दो ट्रांसफार्मर्स हैं, वोल्टता कैसी है, EP/ES है ना, भिन्न है यानी कि भिन्न है ना। तो कह रहा है एवं जो समांतर क्रम में प्रचालन है और वंचित है ना, वंचित है। तो ऐसे में कार्य कैसे ही कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य कर रहे हैं तो वे किसके आधार पर लोड बटेंगे, है ना। अब मान लीजिए 2 ट्रांसफार्मर है हमारे पास, है ना, और दोनों को किसमें समांतर क्रम में जोड़ रखा है ना, समांतर क्रम में जोड़ रखा है। तो वह कैसे जो है लोड को बांटेंगे आपस में, है ना, ये आपको बताना है कैसे लोड को बांटेंगे। तो वे जो है KVA रेटिंग के आधार पर जो है लोड को बांटेंगे, है ना, जिसकी KVA रेटिंग जैसी भी होगी उसके अनुसार जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे लोड को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक है तब उसका लोड पावर फैक्टर होगा, है ना, तब उसका लोड पावर फैक्टर होगा। तो कैसा होगा, अग्रगामी होगा, है ना, शून्य नहीं होगा, अग्रगामी होगा, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक जो धारा का मान है पूर्ण लोड अवस्था के जो मान होता है उसके कैसा होता है, ये आपको बताना है। केवल कितने प्रतिशत होता है ये आपको बताना है नॉर्मल भाषा में, है ना। तो ये आपका जो है 2 से 5% होता है ना, 2 से 5% होता है। जो ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में जो प्राथमिक धारा का मान है वो पूर्ण लोड की अवस्था में कितना होता है, 2 से 5% तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा या पूर्ण धार भारा के पदों में है ना, तो वो कितनी है ये आपको बताना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी परसेंटेज जो कि इसकी परसेंटेज होती है 3 से 9%, है ना, 3 से 9% होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक पहुंचने के लिए, है ना, कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान रहता है। तो कैसे रहता है, तो इसका जो मान है लगभग समान ही रहता है ना, इक्वल ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 61 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं 0 वोल्ट पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है ना, अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, वो जो है वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन, है ना, वोल्टेज रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 62 नंबर, खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है और पूर्ण धारा जो पूर्ण भार है यानी फुल लोड जो करंट है शॉर्ट सर्किट के परीक्षण में 1600 वाट है। अर्ध भार जो कि हाफ वेट है ना, हाफ लोड, सॉरी वेट नहीं होगा, लौ हानि होगी। तो लौ हानि हमें निकालनी है, आयरन लॉस कितना होगा ये आपको बताना है ना, आयरन लॉस कितना होगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, 900 वाट का आयरन लॉस होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे आए ये आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत इसकी लौ क्षति कितनी है, 1000 वाट है। कह रहा है कि अर्ध लोड पर इसकी जो है कॉपर
ये ताम्र क्षति का मतलब होता है कॉपर लॉस, है ना। कॉपर लॉस यहाँ पर पूछ रहा है, कॉपर लॉस कितना होगा, तो इसका कॉपर लॉस होगा 500 वाट। इसे भी आप कैलकुलेट करिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 64 नंबर, शून्य लोड धारा का कार्य है। शून्य लोड धारा का कार्य है तो क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है ए और बी दोनों, यानी कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ये भी जो है शून्य लोड धारा का कार्य है। शून्य लोड पर लौह क्षतियों को वहन करना, ये भी इसका क्या है, शून्य लोड धारा का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें है ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है ना, दोनों कार्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात कोर क्यों प्रयोग की जाती है ना। ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन की जाती है ना कोर की, तो कह रहा है कि इसमें जो हम विशेष इस्पात के इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एडी धारा क्षति और घटाने के लिए, है ना। एडी धारा क्षति को आपको क्या करना है, घटाना है। जो एडी करंट है ना, एडी करंट की जो लॉस होती है उसे आपको कम करना है, तो इसलिए हम लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाना है करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में जो ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉस क्षति का वह क्षति है जो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ये आपको बताना है। जो कॉपर लॉस है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो काफ़ी आसान है। इसका राइट आंसर जाएगा कुंडलन प्रतिरोध, है ना, जो कॉइल रेजिस्टेंस होता है उसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर के नो लोड क्षति के दो घटक हैं, वे भंवर धारा व हिस्टैरिसीस क्षति ट्रांसफार्मर के किस भाग को हिस्टैरिसीस क्षति उत्पन्न करते हैं, तो ये आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फटाफट से इसका भी राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, कोर, है ना, कोर क्षति उत्पन्न होगी, है ना, कोर क्षति उत्पन्न होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68 नंबर, ट्रांसफार्मर में लौह क्षति जो आयरन लॉस होता है ना पर एवं कॉपर क्षति पर निर्भर करता है, यानी जो आयरन लॉस होगा वो किस पर डिपेंड है और कॉपर लॉस होगा वो किस पर डिपेंड है, ये आपको बताना है ना। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है एंड इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कॉपर लॉस है, जो आयरन लॉस है ना, वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और जो कॉपर लॉस है वो हमारा धारा पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉस कितनी, 1000 वाट है, तो कह रहा है कि लौह क्षति कितनी होगी। आयरन लॉस आपसे पूछ रहा है जबकि आपको कॉपर लॉस दे रखा है ना, तो इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1000 वाट, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि, है ना, हमिंग ध्वनि आती है तो वो उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड आती है, तो वो क्यों आती है, इसका रीज़न क्या है वो आपको बताना है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण होता है लेमिनेटेड कोर का परिपूर्ण कसाव, है ना, परिपूर्ण कसाव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 70 नंबर 1, है ना, 71, जो कि आपसे कह रहा है सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता जो एफिशिएंसी होती है ना वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो कितनी होती है, बिल्कुल सही 75% होती है ना, 75 जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौह क्षति कैसी है, आयरन लॉस 500 वाट है ना, तो कह रहा है कि उसकी जो कॉपर लॉस है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 500 वाट, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 73 नंबर, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन क्षमता 1 अनुपात है, पूर्ण दिन क्षमता 1 अनुपात है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति का एक अनुपात होता है ना, जो ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन का जो दक्षता का अनुपात होता है वो क्या होता है, इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ।
तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की जो संरचना होती है वो क्या होती है ना, कितने प्रतिशत हम स्टील इस्तेमाल करते हैं, कितने प्रतिशत हम सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन इस्तेमाल करने का रीज़न होता है एडी करंट को कम करने के लिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, इसकी जो मात्रा होती है ना, देखिए सिलिकॉन की तो 7% होती है और स्टील की कितनी होती है, ज़्यादा होती है, हमारी 93% होती है। तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक बिजली ट्रांसफार्मर की टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है ना। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग, इसको आप ध्यान रखिएगा, टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलना, है ना। कभी कभी क्या होता है, लाइट को हमें कम ज़्यादा करना होता है तो टैप चेंजिंग से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 76 नंबर, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसमें आपको कौन से ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करने होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, है ना, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो ध्यान रखेंगे, उच्च आवृत्ति के अनुप्रयोग के लिए बात करेगा तो हम जो है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 और V1 और माध्यमिक वोल्टेज कैसे हैं, E2 V2 के बीच क्या संबंध होता है। इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ जो है प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है और इस साल भी डेफिनेटली 100% पूछेगा, क्योंकि चित्र वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, आदर्श ट्रांसफार्मर है और उसकी प्राथमिक वोल्टेज कितनी है, E1 V1, है ना, और माध्यमिक वोल्टेज कितनी है, E2 V2। कह रहा है इसके बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो है E1 बराबर होगा V1 के और E2 बराबर होगा किसके, V2 के। ये बात आप ध्यान रखेंगे, E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो भी लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 78 नंबर, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। आपने देखा होगा ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इससे एक छोटा सा टैंक कनेक्ट होता है जिसे हम कंजर्वेटर कहते हैं, है ना, कंजर्वेटर कहते हैं। अब ये कंजर्वेटर टैंक का इस्तेमाल क्या होता है तो ये आपको बताना है ना, कंजर्वेटर टैंक का इस्तेमाल क्या होता है। तो ये नमी में प्रवेश को रोकता है, तो नमी के प्रवेश को तो हमारा जो है ब्रीदर रोकता है जिसमें सिलिका जेल भरा होता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। आंतरिक दाब को छोड़ने के लिए ये भी नहीं होगा, है ना, आंतरिक दाब को तो छोड़ता है, लेकिन ये डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा, लोड भिन्नता के कारण, है ना। कभी कभी क्या होता है, लोड हाई हो जाता है तो उसमें जो है कॉइल गर्म होगी और कॉइल गर्म होगी तो तेल गर्म होगा, है ना, तेल भी गर्म होगा तो तेल जो है गर्म होकर भाप बन के ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो कंजर्वेटर टैंक ना हो तो ये फटने का चांसेस हो जाते हैं, जो आपका ट्रांसफार्मर है वो फट जाएगा, है ना, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए जो कंजर्वेटर टैंक को हम आधा भरते हैं जिससे कि यहाँ पर स्पेस बना रहे। अगर ये गर्म भी होगा तो आगे स्पेस होगा, ये ऊपर चला जाएगा, भर जाएगा, है ना, ये इसलिए होता है। तो कह रहा है तेल के स्तर को विस्तार की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है लोड की भिन्नता के कारण क्या करता है, तेल को विस्तार करने का, है ना, जो अब फैलने का, है ना, जो ऑयल है उसे मतलब बिखरने का क्या देता है, अनुमति देता है, यानी जगह देता है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि को निर्धारित किया जाता है। देखिए दो आपको टेस्ट याद रखनी है, पहला आपको शॉर्ट सर्किट वाला और एक आपको ओपन सर्किट वाला, है ना, ये दोनों पूछेगा, एक ना एक ज़रूर पूछेगा। देखिए जब शॉर्ट सर्किट की बात करेगा तो आप कॉपर ध्यान रखेंगे, है ना, और जब जो आपका ओपन सर्किट की बात करेगा तो कोर, है ना, कोर या फिर आयरन, ये आप याद रखेंगे बस। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट सर्किट की, है ना, तो शॉर्ट सर्किट की टेस्ट की बात हो रही है तो इसमें आपको चुपचाप सिर्फ आपको कॉपर ढूंढना है। अब कॉपर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, कॉपर को ही हम क्या कहते हैं, ताम्र कहते हैं, है ना, ताम्रहानि। तो बिल्कुल सही है, कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत रेगुलेशन की गणना करें यदि शून्य वोल्टेज पर 240 वोल्ट और पूर्ण लोड पर कितना है, 220 वोल्ट है ना। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, है ना, एक फार्मूला होता है एंड इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.09% आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 81 नंबर, जो कि आपसे क्या कह रहा है, काफ़ी आसान है। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग
करने का उद्देश्य क्या है ना। ट्रांसफार्मर में हम लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हो, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको बताना है ना। तो इसका काफ़ी सिंपल सा आंसर है ना, सिंपल सा आंसर है। भंवर धारा जो ईडी करंट होता है ना, उसकी हानि को कम करने के लिए। जो एडी करंट होता है, आप जानते हैं ट्रांसफार्मर में ईडी करंट जो है आ जाता है, तो उसकी हानि को हम कम करने के लिए लेमिनेटेड करते हैं कोर्स को, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसमें कोई बड़ी बात थी, बताइए, इतना बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 82 नंबर, जो कि कह रहा है निम्न ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि बताइए। ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, इसमें तेल भरा जाता है, कौन सा, नेफ्था ऑयल भरा जाता है। तो कह रहा है इस तेल को जो है ठंडा करने के लिए, शीतलन करने के लिए, है ना, कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेल प्राकृतिक शीतलन। कहीं कहीं ठंडा भी लिखता है, तेल प्राकृतिक ठंडा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 83 नंबर, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है ना। ट्रांसफार्मर से आपको हाई एफिशिएंसी प्राप्त करनी है, तो आपको क्या शर्त ध्यान में रखनी होगी, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कॉपर लॉस, है ना, कॉपर लॉस बराबर होगा आयरन लॉस के, है ना, आयरन लॉस के। आयरन को ही हम क्या कहते हैं, जो आपका कोर लॉस है ना, तो यानी कॉपर लॉस बराबर होगा कोर लॉस के, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कॉपर लॉस बराबर किसके है, लोहा हानि, है ना। तो यहाँ पर क्या, ये बराबर नहीं है, सॉरी, ये जो है ग्रेटर देन है, तो ये तो आपका कट जाएगा, बराबर वाला हमें देखना है, तो ये बराबर है। देखिए इसमें हमें कह रहा है कॉपर लॉस बराबर है ईडी करंट के, ये नहीं होगा, जो कॉपर लॉस है ना वो आयरन लॉस के बराबर होगा, तब ये कंडीशन होती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 नंबर, ट्रांसफार्मर में वुकुज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। आपने जाना होगा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें हम एक क्या लगाते हैं, वुकुज रिले लगाते हैं ना, वुकुज रिले लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं, इसका कारण आप जानते हो, तो वही आपको बताना है। तो ये देखिए अति भार की स्थिति में क्या करता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हाई लोड पड़ने लगता है ना, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, तेल गर्म होता है और फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रांसफार्मर में हाई लोड में, है ना। तो क्या करेगा, जो आपका वुकुज रिले है ना वो एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और कट कर देगा सप्लाई को, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर बताना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धारा ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर मतलब सीटी की बात कर रहा है, करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। तो धारा ट्रांसफार्मर के कोर में कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों होती है ना, कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों होती है, ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने की त्रुटि को कैसे कम कर सकते हैं, है ना। जो विभव यानी पीटी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं ना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसमें जो हम पढ़ने की त्रुटि को कैसे कम कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री का प्रदान करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, ऑफ लोड टैप बदलने का ऑपरेशन से पहले लोड क्यों हटा दिया जाता है ना। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में हमें जो लोड बदलते हैं तो हम ऑफ कर देते हैं ना, ऑफ लोड टैप क्यों करते हैं ये आपको बताना है, इसका रीज़न क्या होता है ना। तो इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है, आप जानते होंगे, है ना, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। अब ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ सकते हो। तो जब मुझे इसे टैप चेंजिंग करना है ना, दो तार हैं, इन्हें मुझे जोड़ना है, तो चलती लाइन पे जोड़ूंगा तो यहाँ पर हाई स्पार्किंग होगी क्योंकि हाई वोल्टेज है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, हाई स्पार्किंग होगी और आग लगने का खतरा बन जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसकी पहले यहाँ से हम इनपुट सप्लाई को ही बंद कर देते हैं, जिससे कि ये नो लोड पर आ जाता है ना, बिल्कुल भी इस पर लोड नहीं होता है, ये ऑफ कंडीशन में आ जाता है। तब हम आसानी से टैप को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं चलती लाइन पर करूँगा तो यहाँ पर स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होगी तो यहाँ पर आग लगने का खतरा बन जाता है ना। तो इसलिए हम जो है संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 88 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर के निम्न भाग का नाम क्या है। ये आपके पास एक चित्र दे रखा है,
कह रहा है कि इसका नाम क्या है ना, ये आप बताइए। पावर ट्रांसफार्मर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ का नाम क्या है ये आपको बताना है। ये आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, है ना। ब्रीदर है, ब्रीदर तो नहीं है ये, है ना। एक्सप्लोजन वेंट भी नहीं है, टैप चेंजर भी नहीं है। ये हमारा क्या है, वोल्टेज रिले है। क्या है, वोल्टेज रिले है। और इसका काम क्या होता है मैंने आपको बताया, ये जो है हाई लोड पर क्या हो जाता है, ट्रिप कर जाता है, बंद कर देता है सप्लाई को, है ना। और ऑटोमेटिक करता है ये, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। कला अनुक्रम, जो फेज सीक्वेंस होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फेज सीक्वेंस कहते हैं। तो फेज सीक्वेंस का जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आपको कॉपर लॉस को कम करना है ना, तो कॉपर लॉस को हम कैसे कम करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो इसे जो है चरणबद्ध कोर व्यवस्था को उपयोग करके हम जो है कॉपर लॉस को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चित्र वाला है ना। चित्र वाले क्वेश्चन पूछता है, तो कह रहा है इस ट्रांसफार्मर का नाम बताइए, इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है ना। ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि इसे जो है सीटी समझने लगते हैं ना। सीटी नहीं है, ये करंट ट्रांसफार्मर नहीं है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही, ये हमारा वायु कोर ट्रांसफार्मर होता है ना। वायु कोर ट्रांसफार्मर, एयर कोर ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चित्र को, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है 92 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है उच्च वोल्टेज स्थापनाओं को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है ना। हाई वोल्टेज जो होते हैं उन्हें मापने के लिए हम किस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कंडीशन में हम जो है विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली बात है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 93 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है ना। जो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगाए ना, तो उसमें हम नमी को कैसे नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, है ना। तो ये आपको बताना है। तो इसमें क्या भरा होता है, ब्रीदर में क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है ना। तो इसका उपयोग करके हम नमी को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए ये मेरे पास ब्रीदर है, इसमें सिलिका जेल है, इस तरह से, है ना, गोली की तरह होता है। तो यहाँ पर जो है ये हम भर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए। जो सिलिका जेल है इसका कलर कैसा होता है भैया, नीला होता है ना, नीला होता है। और उपयोग के बाद कैसा हो जाता है, श्वेत या फिर हल्का गुलाबी हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब सिलिका जेल इसमें भरते हैं तो होता क्या है, एयर आती है ना, तो एयर को ये अंदर नहीं जाने देता, इसमें अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और हम जो है कलर देखकर पहचान लेते हैं कि अब जो है ये इस्तेमाल के लायक है नहीं, है ना। अगर सफ़ेद या हल्का गुलाबी है तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यह आपका जो है सिलिका जेल इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये आपका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर ओपन जो सर्किट होता है, ओपन सर्किट परीक्षण के लिए कौन सी हानि। देखिए अभी मैंने आपको बताया था 2 हानि याद रखेंगे, एक शॉर्ट वाली और एक ओपन वाली, है ना। शॉर्ट सर्किट में पूछेगा तो कॉपर हो जाएगा और ओपन सर्किट में पूछेगा तो कोर या फिर आयरन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉपर बिल्कुल भी मत लगाना, स्टूडेंट्स गलती कर देते हो। तो यहाँ पर कॉपर वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है ना। ओपन सर्किट में आयरन होता है ना, तो यहाँ पर आयरन मतलब कोर की बात हो रही है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोर लॉस होता है, यहाँ पर कोर लॉस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो ट्रांसफार्मर के तेल में क्रैकल टेस्ट, है ना, क्रैकल टेस्ट किसका निर्धारण करता है। तो क्रैकल टेस्ट किसका निर्धारण करता है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, है ना। नमी, ये क्या करता है, नमी को टेस्ट करता है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए, है ना, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए जो सामग्री का उपयोग किया जाता है तो वो कौन सी सामग्री है ना। कोर किससे बनाई जाती है, तो कोर किससे बनाई जाती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन, ये आप याद रखेंगे, CRGO, है ना, CRGO ये ट्रिक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न ट्रांसफार्मर का
क्या नाम है, नाम आपको बताना है। जो आपके पास ये ट्रांसफार्मर दे रखा है ना, ये ट्रांसफार्मर, तो इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है वो आपको बताना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या होता है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है ना, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो 98 नंबर क्वेश्चन है ना, तो बिल्कुल सही 98 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो पावर ट्रांसफार्मर है इसमें विस्फोट वेंट को हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन वेंट। अब ये कहाँ पर लगा होता है, तो ये आपका कंजर्वेटर टैंक की तरफ लगा होता है ना, तो यहाँ पर विस्फोट वेंट का प्रदान करता है। तो ये क्या प्रदान करता है, इससे क्या फ़ायदा होता है ना, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, ये क्या करता है, ये प्रेशर रिलीज करता है। क्या करता है, ये प्रेशर को रिलीज करता है, यानी दाब को छोड़ता है ना, दाब को छोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का क्या कार्य है। अभी आपको बताया वोल्टेज रिले का क्या काम होता है। वोल्टेज रिले का काम क्या होता है, वोल्टेज रिले का काम होता है अतिभार यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से क्या करता है, सुरक्षा देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक जो कुंडली है ना, प्राथमिक जो पतली तार का और बड़ी संख्या घुमावों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है ना, विभव ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है इसमें हम पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव करते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं ये आपको बताना है। इसकी कुंडली में प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रेरण देने के लिए, है ना, हाई प्रेरण देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 101 नंबर क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्यतः रूप से डेल्टा में जो प्राकृतिक और स्टार में द्वितीयक, है ना, रूप से जोड़े जाते हैं। अब आपने जो वितरण ट्रांसफार्मर देखे होंगे स्टेप अप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, है ना, जो आपके गाँव में देखा होगा आपने लगा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि वो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, बांटता है। तो अब इसमें हमसे कह रहा है कि इसमें जो डेल्टा संयोजन है वो प्राथमिक में, और जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें हम स्टार कनेक्शन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, काफ़ी आसान है। इसमें जो है 3 फेज और 4 तार प्रणाली से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ये आसान वितरण हो जाता है ना, इससे जो है ईजी हो जाता है हमें लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, जो कि कह रहा है आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, अन्योन प्रेरित ईएमएफ, है ना, अन्योन प्रेरित ईएमएफ, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस निर्धारण होता है, तो कैसे होगा, कॉपर लॉस कैसे निर्धारित होगा। तो मैंने आपको बताया ये शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतन टेस्ट के द्वारा ही होगा, है ना, लघुपतन के द्वारा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों करते हैं, है ना। तो ये नियत हानि को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या लाभ है, ये आपको बताना है। बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या लाभ होता है ना। तो इसका लाभ क्या होता है, तांबे के उपयोग को कम करना। क्या होता है, तांबे के उपयोग को कम करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए, है ना, नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताया मैंने, जो ब्रीदर होता है ना, ब्रीदर में हम क्या भरते हैं, सिलिका जेल भरते हैं ना, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर में नमी को जाने से रोकता है ना। तो बिल्कुल सही, सिलिका जेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या दोष है ना। यहाँ पर आपको दोष बताना है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसका एक हानि आपको बताना है, क्या इसका दोष है। तो ये जो है द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते इससे, है ना। ये ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है ना,
इससे ही आपको जो एक टेप दे दिया जाता है, इससे आप कंट्रोल करेंगे, ऊपर करेंगे तो स्टेप अप या स्टेप डाउन वो हो जाता है। इसमें एक बड़ा दोष ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, अगर ये काम नहीं करेगा तो जितनी धारा आएगी ना उतनी ही ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसे में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बेकार हो जाते हैं, तो इस वजह से यह इसका दोष होता है ना। तो द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते, तो ये इसका दोष होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पोल समायोजन वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक हवा, है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एक 44 kVA 11,220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में 25 सेकेंडरी लपेटे हैं ना। सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने हैं, 25 टर्न्स हैं। कह रहा है प्राथमिक एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा का मान क्या होगा। तो ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 एम्पियर और 200 एम्पियर। बिल्कुल सही। प्राथमिक में कितना आएगा, 4 एम्पियर। सेकेंडरी में कितना आएगा, 200 एम्पियर। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 110 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है एक एकल फेज ट्रांसफार्मर 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से संयोजित है। तो यदि कोर क्षेत्रफल 0.05 वर्ग मीटर तथा फ्लक्स घनत्व कितना 0.5 वेबर मीटर स्क्वायर हो, तो प्राथमिक और सेकेंडरी कुंडलन की, है ना, जो लपेटें होती हैं उनकी संख्या क्या होगी यदि सेकेंडरी कुंडलन की वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, है ना। तो ये आपको बताना है। ये भी आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसे भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 396,132, यानी 396 और 132 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक 10 kVA 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण में जो है 340 वाट शक्ति व्यय तथा ओपन सर्किट में क्या 168 वाट शक्ति व्यय दर्शाता है। तो फुल लोड, है ना, फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी यदि शक्ति का घटक का मान कितना है, 0.8 है पावर फैक्टर, है ना। तो आपको जो है इसका बताना है कि फुल लोड में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी। तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी, 94% हो जाएगी। तो इसे आपको सॉल्व करना है। हवा में याद नहीं करना है, कहीं आप इसका रट्टा मारने लगे, रट्टा मारेंगे तो याद नहीं रहेगा। आपको इसे सॉल्व करना है। 94% आपको राइट आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 112 नंबर, एक अपचायक ट्रांसफार्मर 2400 वोल्ट इनपुट पर लोड 80 एम्पियर धारा प्रदान करता है। इसकी जो प्राथमिक और सेकेंडरी कुंडली होती है ना, उसमें लपेटों की जो संख्या कितना है, अनुपात में दे रखा है 20 और 1, है ना। प्राथमिक में कितना है, 20 टर्न्स है, और सेकेंडरी में कितना है, 1। तो कह रहा है यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता हमारी 100% हो तो आउटपुट की शक्ति क्या होगी, है ना। पावर निकालनी है आउटपुट ट्रांसफार्मर की, है ना, आउटपुट में। तो इसका राइट आंसर जाएगा 9600 वाट, है ना, 9600 वाट इसका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसे भी आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, रटेंगे नहीं, रटेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट टर्न्स टर्न्स की संख्या कितनी है, 8 है। कह रहा है प्राथमिक वोल्टता 110 है। तो यदि Vs बराबर 225 वोल्ट हो तो कह रहा है यदि सेकेंडरी टर्नों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। सेकेंडरी टर्नों की संख्या कितनी होगी, तो वो जो है 880 और 200 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट है। इसे सॉल्व करने के बाद ही आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप इसे रट रहे हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 114 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक 100 kVA 2400 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में 300 टर्न्स हैं। तो कोर की अधिकतम फ्लक्स कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो इसकी फ्लक्स कितनी होती है भैया, तो इसकी होती है 0.0036 वेबर होती है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछेगा ज़रूर, है ना। तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करिए। बाकी आज की इस वीडियो में आपने देखा टॉप के 100+ MCQs आपको बताए, जो कि टोटल 114 है ना, 114 जो आपके MCQs मैंने आपको बताए हैं इस चैप्टर में से, ट्रांसफार्मर चैप्टर में से, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर भैया आपके CBT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना।
तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं इसी तरह से वीडियोस बनाने के लिए, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड जैसा कि आप जानते हो जो आपकी ट्रेड थ्योरी है ना, ट्रेड थ्योरी वो आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट तरीके से, है ना। 16 चैप्टर थे, हर एक चैप्टर के ऊपर एक एक वीडियो मैंने आपको दी और इस तरह से 16 वीडियोस बन चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने 16 की 16 वीडियोस देखी हैं तो ट्रेड थ्योरी में तो वो 38 में से 38 करने ही वाला है ना, फोड़ने वाला है एकदम। बाकी आप जो है ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ED इंजीनियरिंग ड्राइंग इन दोनों की क्लासेस भी ज़रूर देखना। 10-10 क्लासेस हैं, ज़्यादा नहीं है ना। और ज़्यादा बड़ी भी क्लासेस नहीं है। ट्रेड थ्योरी में इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि इसमें 100 MCQs दे रखे हैं ना, तो उन्हें एक्सप्लेन करना है तो वीडियोस तो बड़ी बनेगी ही। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी में 20-20 मिनट की वीडियो है ना, 15-15 मिनट की वीडियो है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी तो इसमें जो है कम MCQs थे तो इसलिए छोटी वीडियोज़ है। तो आपको करना क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ज़रूर पढ़ना है। उनकी वीडियोज़ मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से बनाकर दे दी है। प्लेलिस्ट के अनुसार ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वीडियोज़ को रैंडमली प्ले करके देख रहे हो। ऐसा करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सीक्वेंस फॉलो करके ही आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई करनी है अपनी, है ना। तो प्लेलिस्ट मैंने आपको दे रखी है, 3 प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई, इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी। बची क्या आपकी, सिर्फ WCS बची, है ना। ये 4 प्लेलिस्ट ही आपकी फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा WCS में आपको प्लेलिस्ट ना दे करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दूँ सिर्फ। इससे होगा कि आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने का क्या ही मतलब, क्योंकि 6 क्वेश्चन आने हैं। 6 क्वेश्चन के लिए मैं पूरे चैप्टर से आपको पढ़ा दूँ, है ना। आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैं वही क्वेश्चन आपको लाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इनकी लगभग 1 से 2 क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। मैक्स टू मैक्स 5 क्लासेस आपको दे दूँगा जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर लें, है ना। ज़्यादा बड़ी नहीं, 10-10, 11-11 मिनट की वीडियोस होंगी, है ना। तो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा। WCS भी मैं जल्द ही कवर करने वाला हूँ, है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका जो MCQs वाला मटेरियल। और मैंने थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप करेंगे क्या, थ्योरी क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में ही जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट बनाकर दे दिया आपको, है ना। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को बिल्कुल डीपली हमने समझा है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और एक नया फीचर आ गया हाइप का आजकल तो, है ना, यूट्यूब पे, तो हाइप इस वीडियो को ज़रूर करिएगा। हाइप करने से क्या होता है, ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक जाएगी, है ना, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।